हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम दोस्तों प्रस्तावना का शेष बचा हुआ पार्ट है, इस पर बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे दोस्तों। पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा, जिन लोगों ने दोस्तों ने नहीं देखा है वो उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें मैं आपको उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आपका ना तो सीजीएल का क्वेश्चन बचेगा दोस्तों, ना यूपी पीसीएस प्री का बचेगा दोस्तों, और ना ही इसमें जो यूपी एसआई है या यूपी कांस्टेबल है या एसएससी जीडी है, इनमें किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आउट नहीं जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इस वीडियो का आनंद लेते रहें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने प्रियम्बल की जो बात की थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और 5-7 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद आगे का बचा हुआ पार्ट उसको दोस्तों हम कवर करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल अंग्रेजी का नाम है, जिसको हिंदी में दोस्तों प्रस्तावना कहा जाता है, जिसको दोस्तों उद्देशिका कहा जाता है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, तो इस प्रस्तावना का आधार क्या था दोस्तों, तो आपको बताना है उद्देश्य प्रस्ताव था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पेश किया गया था। और उसको दोस्तों अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पारित किया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव का आधार हो गया। अगर दोस्तों मैं बात करूंगी उद्देश्य प्रस्ताव या ये उद्देश्य का जिसको कहा गया, या प्रस्तावना दोस्तों इसको कहा गया, यह है क्या? तो ये जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये संविधान के उद्देश्य बताती है। जैसे आप देखोगे, आपने सुना होगा कि आज के ज़माने में तो मोबाइल चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जो लड़के होते थे वो लड़कियों को लेटर लिखा करते थे, और लेटर में लिखा करते थे तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। और ऐसी बातें जब लिखा करते थे तो दोस्तों उस लेटर को पढ़ के लड़कियों को उन लड़कों के उद्देश्य पता लगते थे कि उनके उद्देश्य क्या हैं। आज हम देखें तो आपने देखा होगा कि जो लड़की वाले हैं वो लड़के के घर प्रस्ताव लिख के जाते हैं, और उसमें लिखा होता है कि आपका लड़का दरोगा बन गया है, आपका लड़का सिपाही बन गया है, इसको हम 20-22 लाख रुपए देंगे और 10 लाख कैश देंगे, और इसके साथ साथ 3 लाख 4 लाख की दावत होगी। तो ये सब प्रस्ताव जो बताया जाता है कि इसका बजट क्या होगा, वो सब किस में होता है दोस्तों, प्रस्ताव में होता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ प्रस्तावना की बात करूँ, यहाँ प्रस्तावना में क्या है, तो ये दोस्तों संविधान के उद्देश्यों को बताती है। संविधान क्या है उसके बारे में ये बताती है। अगर जिस व्यक्ति ने इस प्रस्तावना को पढ़ लिया या उद्देशिका को पढ़ लिया, उसने लगभग संपूर्ण संविधान का निचोड़ पढ़ लिया। संविधान का निचोड़ या सार क्या कहलाता है दोस्तों, प्रस्तावना कहलाती है। अब प्रस्तावना जिन जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने इसके बारे में अलग अलग बातें कही। किसी ने इसको संविधान का दिल कहा दोस्तों, किसी ने संविधान की आत्मा कहा दोस्तों, किसी ने संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना, और किसी ने दोस्तों इसको राजनीति की जन्म कुंडली माना। किसने क्या माना, ये बातें एग्जाम के अंदर आती हैं। और ये लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें दोस्तों मैं इसको करा चुका हूँ, ध्यान रखना, वहां से आप इसको पढ़ लेना। फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको यहाँ कुछ बातें आपको करा दे रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ ये प्रस्तावना जो ली गई है, तो प्रस्तावना जब ली गई थी दोस्तों तो लगभग 60-61 देशों के संविधान का हमारे लोगों ने, हमारे संविधान सभा के लोगों ने अध्ययन किया था, और उनमें से 4 देशों से जो बातें ली गई वो हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत हैं। कौन कौन सी बातें ली गई दोस्तों, तो 2 देशों से कौन सी बातें ली गई, एक तो प्रस्तावना का विचार लिया गया और दूसरा प्रस्तावना की भाषा ली गई। ये भी मैंने दोस्तों पढ़ा दिया, सुनिए। प्रस्तावना की भाषा बोले तो लैंग्वेज कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो विचार था दोस्तों, थॉट है, थॉट कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अगर दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आए, ना विचार पूछा जाए और ना ही यहाँ पे भाषा पूछी जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तब दोस्तों हम आंसर क्या करने वाले हैं, अमेरिका से ली गई। तब क्या बताएंगे दोस्तों, अमेरिका से बताएंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, प्रस्तावना को आत्मा,
दिल, कुंजी, दर्पण, किस किसने कहा? अगर महत्वपूर्ण भाग जो माना है संविधान का या संविधान की कुंजी जो माना है वो ठाकुर दास भार्गव ने माना है। अगर राजनीति की जन्म कुंडली दोस्तों पूछा जाए तो बड़े प्यार से बता देना कि के.एम. मुंशी ने माना है। अगर दोस्तों हम कहें कि कितने देशों के संविधान से प्रस्तावना में लिया गया है तो 4 कंट्री आपको बताने हैं, 4 देश बताने हैं दोस्तों। और 4 देश में यहाँ रूस से न्याय लिए गए हैं जो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। और फ्रांस से क्या लिया गया है तो बताना है आपको, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेटर्निटी इसको कहते हैं, भाईचारा जिसको कहते हैं दोस्तों। ये फ्रांस की क्रांति के नारे हैं 3, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इधर रूस से क्या लिया गया दोस्तों? न्याय की बात की गई है कि जो भारत के लोगों को जो न्याय मिलेगा वो कितने प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सुनिए, यहाँ जो एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात संविधान में कहाँ कही गई है। तो पहली बात तो आपको आंसर जो देना है दोस्तों वो प्रस्तावना में कही गई है। दूसरी बात, अगर प्रस्तावना ऑप्शन ना हो, या एक और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर आपको दोनों ऑप्शन आ जाएं कि जो प्रस्तावना की बात इसमें प्रस्तावना में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बात कॉमन है वो कॉमन क्या है, यानी कि तीनों प्रकार के न्याय की बात, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगर आपसे पूछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संविधान के किस भाग में है तो भाग 4 में बताने हैं, अनुच्छेद 38 बताना है। और दोस्तों प्रियम्बल का पूछा जाए तो प्रस्तावना में भी इन तीनों की बात है। चलो देख लेते हैं, ये तीनों प्रकार के न्याय हैं। ये अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद बताओगे आप दोस्तों 38, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। दूसरा, यहाँ पे जो फ्रांस से जो लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अगर दोस्तों पूछा जाए बंधुत्व शब्द संविधान में कहाँ है तो एक तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में है, और दूसरा आंसर जो हो जाएगा हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, वहाँ भी आपको फ्रेटर्निटी शब्द मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा दोस्तों? मूल कर्तव्य में। इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड इस तरीके का चल रहा है, तो आपको भी उसी ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो हमारी प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग भारत को एक SSSR मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, कैसा दोस्तों? सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग होती है और इन पर मैं डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुका हूँ, एक बार इसका रिवीजन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सॉवरेन कंट्री का मतलब ऐसा देश जो स्वयं निर्णय के लिए स्वतंत्र हो या स्वयं का प्रभु। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वयं का प्रभु, जो स्वयं निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब सॉवरेनिटी जो होती है दोस्तों ये 3-4 तरह की होती है, जो मैंने आपको करवाई थी, बताई थी। देखिए, अगर हम दोस्तों सॉवरेनिटी की बात करें तो संप्रभुता जो होती है वो मतलब इसका होता है ऐसा देश जो अपने निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सके, किसी दूसरे के अधिकार में ना हो। जैसे मान लो हमारा जो देश है, हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, बना, किसी पर रुका नहीं रुका। 370 हटनी चाहिए, 370 का जो 35 है उसको हमने हटा दिया। क्या हमने पाकिस्तान की बात मानी? नहीं मानी। क्या हमने किसी दूसरे देश को यहाँ पे देखा? नहीं देखा। तो ये जो बातें हैं दोस्तों इनको हमें ध्यान रखना है। ये ऐसी जो बातें हैं दोस्तों इनको हमें ध्यान रखना है, और ये बातें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें आगे इसमें देखें दोस्तों तो कुछ बातें और हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, उन पे थोड़ा और हमें डिस्कस करना है। और वो बातें क्या क्या हैं उनको भी दोस्तों देख लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें आंतरिक और बाह्य संप्रभुता किसमें निवास करती है? आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत सरकार में। भारत की आंतरिक और बाह्य संप्रभुता किसमें निवास करती है? आंसर क्या होगा? भारत सरकार में। नाम मात्र का संप्रभु कौन है, या भारत में नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो आंसर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, या फिर संसद। अगर पूछा जाए वास्तविक संप्रभुता, भारत की जो वास्तविक संप्रभुता है वो किसमें निवास करती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? मोदी जी, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है, तब यहाँ पे आंसर दोस्तों जो होने वाला है वो भारत की जनता में निवास करती है। किसमें दोस्तों? भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं, और हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, अब संप्रभुता आपको समझ में आ गया। फिर से आप एक बार देखिए, निर्णय लेने की क्षमता भारत के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्षमता है भारत सरकार के पास है। अगर आपसे पूछा जाए नाम मात्र की नॉमिनियल संप्रभुता सोवेनिटी किसके पास है, तो राष्ट्रपति होगा। रियल की सोवेनिटी किसके पास है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोदी जी हो जाएगा। लीगल सोवेनिटी पूछी जाए कानूनी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगर पूछा जाए भारत की सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता दोस्तों किसमें निवास करती है, तो आंसर क्या होता है? भारत की जनता। यहाँ पे आप देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये किसको दिखाता है? यूनिटी को दिखाता है। यहाँ पे हो सकता था कि हम आई शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, मैं शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वो अहंकार को दिखाता है, उस शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया। यहाँ हमने यूनिटी का प्रयोग किया है, एकता का प्रयोग किया है, हम का प्रयोग किया है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, तो उसी तरीके से हम हो गए यहाँ पे, मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहा, और हम क्या हो गया? हम। तो इसका मतलब यह है लाइन का दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों ने बनाया है। भले ही भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया हो, लेकिन जो प्रस्तावना में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। दूसरी बात, इसका अर्थ ये भी है कि भारत का जो संविधान है इसमें सर्वोच्च कौन है दोस्तों? तो सर्वोच्च जनता है। भारत की जो जनता है वो सर्वोच्च है दोस्तों। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाजवादी। क्या अर्थ होता है? समाजवादी। अब देखो, समाजवादी है वो एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है दोस्तों। अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई थी, 4 प्रकार की बताई थी। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था मैंने 4 प्रकार की बताई थी, उसमें आप देखिए, एक अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पश्चिमी कंट्री जो हैं, अमेरिका वगैरह, इनमें चलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है दोस्तों? जॉन लॉक बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई इंटरफियर ना हो, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन पर जोर ज़्यादा होता है, निजीकरण पर जोर ज़्यादा होता है। ये बातें आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैंने बताई थी दोस्तों मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसका जो उदय हुआ वो जर्मनी के अंदर हुआ। और मार्क्सवाद का जो जनक है दोस्तों, वो जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा ये जो बिल्डिंग है वो मजदूरों ने बनाई, ये रोड मजदूरों ने बनाया, ये जो सड़क है वो मजदूरों ने बनाई, तो इन पर जो उपभोग का अधिकार है दोस्तों वो भी मजदूरों का होना चाहिए, इन पूंजीपतियों का। जबकि होता किसका है? पूंजीपतियों का होता है। तो ये कार्ल मार्क्स का जो विचार था दोस्तों, ये बड़ा रेडिकलिस्ट विचार था, बड़ा ऊटपटा विचार था। तो इसने कहा कि इस तरह तो पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही दोस्तों इन दोनों के मिश्रण से, पूंजीवादी और मार्क्सवाद से, एक नया वाद निकल के आया। वाद का मतलब दोस्तों होता है विचार। वो विचार आया समाजवाद। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो एशियाई कंट्रियों ने अपनाई। और इसका जो उदय होता है दोस्तों वो रूस के अंदर होता है। और जो समाजवादी दोस्तों अर्थव्यवस्था है इसका जनक लेनिन को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एशियाई समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? लेनिन होता है। क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख कर रखा है, समाजवाद के शब्द का उल्लेख कर रखा है। जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था वर्तमान में है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे अगर हम देखें, ये जो समाजवादी शब्द था दोस्तों, ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था। मूल संविधान का वो संविधान मूल संविधान से मतलब वह संविधान जब ये लागू होता है। इसको बाद में जोड़ा गया, 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। इसको हमने कब जोड़ा? 42 में संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों हमने संविधान इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे 1976 में। कौन कौन सा था? अंतरनिरपेक्ष था, अखंडता था और समाजवादी था। ये तीनों शब्द पूछे गए हैं कि निम्न में कौन सा जोड़ा गया, कौन सा नहीं जोड़ा गया। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इसको ही मैंने पढ़ाया था। जो देश में जो शासन चलता है दोस्तों, वो तीन तरीके से चलता है। एक देश वो होते हैं जो नास्तिक देश होते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते। दूसरे देश जो होते हैं वो धार्मिक देश होते हैं। तीसरे टाइप के जो देश होते हैं दोस्तों, वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश होते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल दोस्तों देखिए। अगर मैं बात करूं नास्तिक देश, तो नास्तिक देशों में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो चीन है। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया आता है। ये इनका मतलब ये है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, धर्म के नाम पर कट्टा है, किसी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नास्तिक देशों का कॉन्सेप्ट होता है। अगर दोस्तों हम धार्मिक देश की बात करें, तो धार्मिक देश वो देश होते हैं जिनका रूल्स एंड रेगुलेशन किसी विशेष धर्म के अनुसार चलता हो। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। तो इनकी जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, ये किसी विशेष धर्म के अनुसार चलती है, इसलिए इनको धार्मिक देश कहते हैं। तीसरे टाइप के जो होते हैं दोस्तों, वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश होते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ऐसे देश जो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, उनको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। और इनमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो भारत और अमेरिका है। कैसे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष देश। आगे देखते हैं दोस्तों, डेमोक्रेटिक कैसा होता है, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसकी सबसे अच्छी जो परिभाषा मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, आपको समझाया था कि ये किसने दी है। ये जो परिभाषा सबसे अच्छी दी है अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जनता के लिए हो और जनता की हो, क्या कहलाता है, लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ सरकार जनता चुनती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ये जो सरकार है, मोदी जी को हमने चुना, आपने चुना, हमारी सरकार है, हमारे लिए है, और यही क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात, लोकतंत्र मैंने आपको टू टाइप का बताया था। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां जनता कानून बनाने के लिए स्वयं पार्टिसिपेट करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे हम स्विट्जरलैंड की बात करें, तो वहाँ कानून जो बनते हैं वहाँ जनता सीधा पार्टिसिपेट करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में जो जनता ने एमएलए एमपी चुनकर संसद में या विधानमंडल में भेजा है, वो लोग कानून बनाते हैं। इसलिए भारत में जो लोकतंत्र है दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणतंत्र। यानी हम कैसा देश बनाएंगे, गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जहाँ का जो हेड ऑफ नेशन है दोस्तों, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो निर्वाचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, और वो हमारे यहाँ क्या हैं दोस्तों, निर्वाचित हैं। इसलिए भारत लोकतंत्रात्मक देश भी है और गणतंत्रात्मक देश भी है। इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री भी जनता चुनती है, और जो यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करें, उनको भी जो हेड ऑफ नेशन है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, या फिर बोले देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसको भी यहाँ पे जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। इसलिए भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बात समझ में आ गई। यानी अप्रत्यक्ष, फिर से आप सुनिए, यानी कि लोकतंत्र दो तरीके का बताया था। प्रत्यक्ष जहां जनता कानून बनाने के लिए स्वयं पार्टिसिपेट करे। दूसरी बात, जहां जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर कानून बनवाए, वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणतंत्र मैंने क्या बताया था, जहां राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी, हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता हो। और निर्वाचित यहाँ सीधे जनता नहीं करती, कौन करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। तो यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कैसी होगी दोस्तों, अप्रत्यक्ष ही हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने कल क्लियर कर लिया था, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने एक बात और बताई थी दोस्तों, उसको आप एक बार और देख लीजिए। 19 जो रूस है, यूएसएसआर है दोस्तों,
ये 1991 जाके टूट जाता है, बिखर जाता है, इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। और इधर दोस्तों भारत की भी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। और भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो हमने उस समय क्या एक एलपीजी कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दोस्तों मनमोहन सिंह, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए, एलपीजी, इसे बोले लिबरल प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। कब लेके आए, 1991 में। इसका मतलब उदारीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण होता है। इसका मतलब क्या है प्राइवेटाइजेशन का, कि उस समय होता यह था कि अगर कोई विदेशी व्यापारी भारत में कोई व्यापार करने आ रहा है, कोई कंपनी आ रही है, जैसे चाहे स्मार्टफोन की कंपनी है, कोई लैपटॉप की कंपनी है, या अन्य उद्योग धंधे हैं, उनके लिए जब भारत में आती थी ना, तो दोस्तों भारत में उनको लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लाइसेंस बनवाना होता था। और लाइसेंस बनवाने के लिए जो फाइल है दोस्तों, वो सालों साल पड़ी रहती थी, लाइसेंस नहीं बन पाता था। तो यहाँ पे लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया गया, जिसे दोस्तों उदारीकरण कहा गया। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो ये था कि इस समय जब समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, उस समय सब कुछ सरकारी हो गया, सरकारी बस हो गई, सरकारी गाड़ी हो गई, सरकारी अस्पताल हो गया, और सरकारी नौकरी हो गई दोस्तों। सब कुछ सरकारी सरकारी चलने लगा, और सरकार के जो कर्मचारी थे वो लापरवाही कर रहे थे। कारण ये हुआ भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों डूब गई। इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ जो उद्योग धंधे थे, वो इस सरकार में 1991 में, जिस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो इन्होंने जो तरीका बताया, इसके आधार पर कुछ जो उद्योग धंधे थे वो निजी हाथों में दे दिए, जिसको दोस्तों प्राइवेटाइजेशन कहा गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, उसको क्या कहा गया, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ एलपीजी का मतलब दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या है दोस्तों, लिबरल प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये हमारा रिवीजन हो गया कल तक का, ये हो गया। देखिए दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं उस पन्ने को देखें। सबसे पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कल, हाँ यहाँ तक दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे जब जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को दोस्तों पढ़ के सुनाया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक और कैसा गणराज्य या गणतांत्रिक राज्य बनाएंगे या राष्ट्र बनाएंगे, तो इसके आगे फिर लोगों ने पूछा कि चाचा जी आगे क्या होगा। तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों कि आगे क्या होगा दोस्तों, भारत की जनता को न्याय मिलेगा, और भारत की जनता को न्याय के बाद स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगा दोस्तों, स्वतंत्रता मिलेगी। और क्या मिलेगा दोस्तों, समानता मिलेगी। क्या मिलेगी, समानता। पहले इन शब्दों पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बात करूंगा। न्याय मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो न्याय है वो न्याय कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात की गई है। कौन सा न्याय, सामाजिक। और दूसरा दोस्तों आर्थिक न्याय, आर्थिक। तीसरा दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब ये क्या है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि अंग्रेजों के टाइम उस समय जो एक ही वर्ग के लोगों में जो विषमता होती थी, उसके लिए अलग अलग जो विषमता है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर एक जो न्याय है, यहाँ सामाजिक न्याय का मतलब ये है एक ही वर्ग के लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन था, विषमताएं थी, उनको समाप्त करना। जैसे भाई साहब, अगर कलुआ है, भूरी है, तो जितना प्यार दोस्तों कलुआ को मिल रहा है, उतना ही प्यार किसे मिलना चाहिए दोस्तों, भूरी को मिलना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय, अगर वो दोनों एक ही वर्ग के लोग हैं। दूसरी बात आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट ये है, जो अर्थवाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आई है, आर्थिक न्याय से मतलब है कि सभी को अर्थव्यवस्था का समान लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं दोस्तों। सामाजिक न्याय को देखते हैं दोस्तों। तो सामाजिक न्याय में है कि समाज में एक ही वर्ग के लोगों में, एक ही वर्ग के लोगों में अब भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर भाई साहब
समाज में एक ही वर्ग के लोग, जैसे कलुआ और भूरी एक ही वर्ग के हैं, तो जितना प्यार कलुआ को आप दे रहे हो, प्यार आप भूरी को दे रहे हो, उतना ही प्यार दोस्तों कलुआ को भी मिलना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय हो जाएगा। क्योंकि उस समय बहुत सारी विषमताएं थी, यानी कि लोग छुआछूत भी उस समय ज़्यादा करते थे। इसके लिए हमने अनुच्छेद 17 को जोड़ा, अस्पृश्यता से जो संबंधित है, छुआछूत से जो संबंधित है, तो इसके लिए एक सामाजिक न्याय। दूसरा दोस्तों आर्थिक न्याय, यानी कि अर्थव्यवस्था में सभी को समान लाभ मिलना, समान लाभ मिलना। यानी कि अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं दोस्तों, तो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट आपको प्रस्तावना में है और अनुच्छेद 15 में है। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में है और इससे ही जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 16 है। अनुच्छेद 16, इसमें भी आर्थिक विषमता को दूर करने की बात की गई है। यानी कि अगर कलुआ को नौकरी मिल रही है तो भूरी को भी मिलेगी। यानी कि नौकरी में किसी आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वर्ण के आधार पर। यानी सभी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश जो आपने आर्टिकल में पढ़े हैं, उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको नौकरी में, अगर मान लो अगर कोई एलपीजी उज्ज्वला योजना आई तो वो सबको समान रूप से मिलेगी जो उसके पात्र होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आर्थिक समानता को बताता है कि आर्थिक न्याय उसे मिलना चाहिए। यानी कि अगर पात्र है तो उसे भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना चाहिए। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, गले की आवाज़ खराब होने के कारण दिक्कत आ रही है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी इसको करा दूंगा पूरा कंप्लीट आपका। राजनीतिक न्याय, इसको सुनिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है दोस्तों कि पॉलिटी के अंतर्गत, यानी कि जो राजनीति चल रही है हमारे देश में, जो एमएलए एमपी हैं, उनको जब वोट डाले जाते हैं दोस्तों, तो एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, उसके भी वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि अंबानी के वोट की वैल्यू है, जितनी कि कोहली के वोट की वैल्यू है, जितनी कि राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू है, जितनी कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके वोट की वैल्यू है। सबके वोट की वैल्यू दोस्तों समान है। और अगर किसी को वोट की वैल्यू जो समान है, यही क्या है दोस्तों, राजनीतिक न्याय है। राजनीति में दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं, अगर भाई साहब जो इलेक्शन है एमपी एमएलए का, इसका जो पात्र है, अगर कलुआ ठेला लगाता है तो अगर वो भी इसका पर्चा भर सकता है, विधायक अंबानी, धीरूभाई अंबानी या कोई अडानी है, वो भी इसका पर्चा भर सकता है। ये राजनीति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो पात्र है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, वो से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। यही क्या है दोस्तों, राजनीतिक न्याय है। आगे दोस्तों स्वतंत्रताओं की थोड़ी हम बात कर लें। अगर हम बात करें, देखो अभी मैंने बताया था न्याय, दूसरी स्वतंत्रता, तीसरी मैंने लिखा था दोस्तों समानता। इसको मैं ट्रिक से बता दे रहा हूं। यानी कि न्याय कितने बताए थे अभी, 3। स्वतंत्रताएं दोस्तों कितनी है, 5। समानताएं दोस्तों कितनी है, 2। इन पे और डिस्कस करना है दोस्तों। अगर ये हमारे डिस्कस हो गए, स्वतंत्रताएं कितनी हैं दोस्तों, 5। इसमें यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो शब्द अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो लिबर्टी किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, लिबर्टी। जबकि ये स्वतंत्रताएं हैं, इनको दोस्तों बड़े अच्छे से पढ़ना, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हैं। और 19 में क्या कहा गया है, इनको फ्रीडम कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, फ्रीडम। यानी कि फ्रीडम्स हैं। अगर शब्द आ जाए फ्रीडम्स, फ्रीडम्स कितनी है, 6। और अगर लिबर्टी पूछी जाए दोस्तों तो कितनी है, 5। फिर सुनिए दोस्तों, यहाँ से फिर आप गड़बड़ करेंगे। अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रताएं कितनी हैं, तो अगर स्वतंत्रता है, अगर वो प्रस्तावना वाली हैं तो दोस्तों 5 हैं। अगर वो अनुच्छेद 19 वाली हैं तो कितनी है दोस्तों, 6 हैं। पहले 7 थी, एक हटा दी है। आज की डेट में अनुच्छेद 19 में कितनी, 6 स्वतंत्रताएं हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे है क्या, हिंदी शब्द तो एक ही है स्वतंत्रता, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग शब्द हैं। क्या क्या दोस्तों, जैसे हम बात करें लिबर्टी और फ्रीडम। लिबर्टी शब्द जो प्रयोग किया गया है वो प्रस्तावना के अंतर्गत है। फ्रीडम शब्द जो प्रयोग किया गया है दोस्तों वो कहाँ है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिए दोस्तों, इसके अपोजिट बता रहा हूँ। अपोजिट देखिए दोस्तों, अपोजिट में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा सेकुलर। सेकुलर अंग्रेजी का शब्द एक है, लेकिन हिंदी में इसके अर्थ दो हैं। एक तो मैंने पंथ निरपेक्ष बताया था दोस्तों, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। अगर मैं पंथ निरपेक्ष बोलूं तब भी सेकुलर शब्द आएगा, अगर मैं धर्मनिरपेक्ष बोलूं फिर भी सेकुलर आएगा। वही कारण यहाँ पे है, अगर मैं लिबर्टी बोलूं फिर भी स्वतंत्रता आएगा, अगर मैं यहाँ पे फ्रीडम बोलूं उसका हिंदी अर्थ फिर भी स्वतंत्रता होगा। इनमें थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं लिबर्टी के लिए, ये कितनी है, 5। इनको लिख लेते हैं। पहले विचार, विचार की स्वतंत्रता। विचार के बाद दूसरी देखें तो दूसरी कौन सी स्वतंत्रता हो जाएगी दोस्तों, अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी दोस्तों देखें तो किसकी होगी, विश्वास की स्वतंत्रता। अगर मैं चौथी देखूं दोस्तों तो ये धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवी देखें दोस्तों तो ये उपासना की स्वतंत्रता, बोले तो वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो इन पे थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सुनिए। विचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, अव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 में भी है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना। यानी कि अव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 19। अव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, प्रस्तावना। दोनों ही आंसर सही है दोस्तों, ध्यान रखना। अब सुनिए यहाँ पे, विचार से मतलब है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो भारत के लोगों के लिए न्याय देती है और स्वतंत्रताएं देती है। स्वतंत्रताएं कितनी दोस्तों, 5। फ्रीडम कितनी, 5। कौन कौन सी, विचार की, अव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। आपके दिमाग में कोई विचार आया, और विचार जब आया आपने तो लोगों को बताया, लोगों ने उस पर क्या किया दोस्तों, विश्वास किया, और लोगों ने उसको धर्म बना लिया और लोग उसकी पूजा करने लगे। बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। मान लो आपके दिमाग में कोई विचार आया और आपने अव्यक्ति की, लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उस पर विश्वास किया और उसको धर्म बना लिया और उसकी वर्षिप पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत के लोगों के लिए दोस्तों विचार करने की स्वतंत्रता देती है। आपके दिमाग में कोई भी विचार आए, आप स्वतंत्र हो, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप रात में चाहे भूरी के सपने देखें, चाहे आप दोस्तों कलुआ के सपने देखें, जिसके भी विचार आपके दिमाग में आए, कोई आज़ादी नहीं है। आप ऊंचे बनने के ख्वाब देखो, चाहे आप दारू पीने के ख्वाब देखो, आप राजा बनने के ख्वाब देखो, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखो, राष्ट्रपति बनने के ख्वाब देखो, या भीख मांगने के ख्वाब देखो, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। विचार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में दोस्तों दे रखी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों, अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप गा के कर सकते हैं, नाच के कर सकते हैं, रो के कर सकते हैं, लौट के कर सकते हैं, हंस के कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कार्टून बना के कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, अभिव्यक्ति का तरीका आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप पे आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे अगर मान लो कोई प्रेमी प्रेमिका है तो उधर प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया और प्रेमिका ने भाई साहब एक रोता हुआ इमोजी भेज दिया और कह दिया, बाबू आज मैं नहीं आ सकती, आज मेरे पापा घर में हैं, आज मेहमान आए हुए हैं। तो ये क्या है, रोने की जो इमोजी भेजी, ये भी दोस्तों क्या है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। आप गाना गा के भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं दोस्तों। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये भी दोस्तों क्या है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। विश्वास की, आज भाई साहब तुमने कभी एक्स पे विश्वास किया, आज वाई पर विश्वास कर रहे हो जो वर्तमान में है, कल को भाई साहब किसी अगले पे विश्वास करोगे तो इससे आपको आज़ादी है। आप चाहे निरमा साबुन पे विश्वास करें, आप चाहें क्लिनिक प्लस शैम्पू पे विश्वास करें, इसकी आपको आज़ादी है। आप चाहें तो यूपी ग्लोबल कोचिंग पर विश्वास करें, आप चाहें तो किसी दूसरी कोचिंग पर विश्वास करें, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। दूसरा, धर्म की उपासना। आप हिंदू धर्म में हैं, आपने एक
एक शादी की। अब क्या है दोस्तों, हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में विचार आया मुझे तो दूसरी शादी करनी है, तो आप क्या करें दोस्तों, आप मुस्लिम धर्म अपना लें, उसमें 3-4 शादियां हो जाती हैं, आप वहां जाके 2-4 शादियां और कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप चाहें तो हिंदू धर्म में रहें, आप चाहें तो मुस्लिम धर्म में रहें, आपको अच्छा लगता है ईसाई अपनाएं, आपको अच्छा लगता है सिख धर्म अपनाएं, आपको अच्छा लगता है जैन बने, आपको लगता है बौद्ध बने, इसकी अपूर्णतया आज़ादी है और ये भारत के लोगों को ये आज़ादी प्रस्तावना दोस्तों देती है। नेक्स्ट क्या है, उपासना करने की स्वतंत्रता। आपको भाई साहब डीजे लगा के उपासना करनी है, गाने बजाओ, डीजे बजाओ, गाने गाओ, आप गाकर उपासना करें, आप लौट कर उपासना करें, आप दंडवत चल के उपासना करें, आप चाहें तो रोकर प्रार्थना करें, आप चाहें तो जो लोग जाते हैं हरिद्वार वगैरह पैदल कांवड़ लेने, पैदल आप जाएं, गाड़ी से आप जाएं, जैसे आप चाहें वैसे आप उपासना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उपासना हम किसी दूसरे देवता की करें, एक से अगर पेट भर गया, मन भर गया, तो दूसरे की उपासना करें, तीसरे की उपासना करें, इसकी स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना दोस्तों हमको देती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इसमें बस यही ध्यान रखना, लिबर्टी कहाँ है दोस्तों, प्रियम्बल में है। फ्रीडम कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें है दोस्तों। यहाँ पे इनको ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार आया, उसने लोगों को बताया, लोगों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने उसको धर्म बना लिया और उपासना करने लगे। इस तरीके से आप याद कर लो। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इक्वलिटी की बात करूँ, समानता की बात करूं, तो इक्वलिटी में दोस्तों आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, और वो बातें इक्वलिटी में कौन सी हैं उनको भी हम देखते हैं अभी। इक्वलिटी में एक तो स्टेटस की समानता दोस्तों। स्टेटस बोले तो जो आजकल आप व्हाट्सएप पर लगाते हो ना स्टेटस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठा, हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा। तो जो प्रतिष्ठा है उस पर बात करेंगे। और दूसरी दोस्तों क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। समानता कितनी है दोस्तों, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो स्टेटस बोले तो प्रतिष्ठा, दूसरी दोस्तों अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी। किसकी दोस्तों, अवसर की समता। समता लिख लो, समानता लिख लो, अपॉर्चुनिटी। अवसर की समता यानी कि जितने भी आपको, आपके साथ किसी भी नौकरी में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना अवसर किसी कलुआ को मिल रहा है उतना ही अवसर भूरी को भी मिलेगा, उतना ही अवसर दोस्तों भूरा को भी मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, अवसर की क्षमता है। सरकार सभी लोगों को समान अवसर देगी। जो सरकार है सभी लोगों को, सभी लोगों को समान अवसर देगी, समान अवसर देगी। ये क्या है दोस्तों, अवसर की समता है। दूसरा प्रतिष्ठा, स्टेटस, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटस है, चाहे कोई रिक्शा खींचने वाला है, चाहे कोई शासन करने वाला है, सभी का अपना एक स्टेटस है, और उस स्टेटस को गिराने का, डाउन करने का किसी को अधिकार नहीं है। नहीं, मानहानि का दोस्तों केस हो जाएगा। जितनी इज्जत एक आपकी है उतनी ही इज्जत पैदल चलने वाले की है, जितनी इज्जत गाड़ी में चलने वाले की है। जो जितनी इज्जत पैदल चलने वाले की है वही प्रतिष्ठा भाई साहब जो 4 व्हीलर या कहूँ मैं एरोप्लेन में चल रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहा है, उसकी भी है। यानी सबकी प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा को डाउन अगर ने किया किसी ने तो उस पर मान हानि का केस लग जाएगा। किसी के हम मान को हानि में नहीं बदल सकते। जो उसकी इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका जो स्टेटस है, उसको डाउन करने का कोई अधिकार नहीं है। सबको अपने अपने स्टेटस बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ये प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो यहाँ समानता हो गई। एक तो प्रतिष्ठा की बतानी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी बोले तो अवसर की क्षमता बतानी है। इसके अलावा एक शब्द आता है दोस्तों भ्रातृत्व। भ्रातृत्व, तो भ्रातृत्व का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा, भ्रातृत्व, ये जो शब्द है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ है, तो एक तो मूल कर्तव्य में है,
कहाँ है दोस्तों, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत है। और दूसरा कहाँ है, ये प्रस्तावना में है दोस्तों, कहाँ है, प्रस्तावना में। इसके अलावा और जो शब्द आते हैं, भ्रातृत्व हो गया। इसके अलावा और देखिए दोस्तों, एकता अखंडता, यानी कि एकता और अखंडता, इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अखंडता, यूनिटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है। यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी जो साइकोलॉजिकल जुड़ाव होता है वो क्या है, एकता होती है। और जो जोग्राफिकल जुड़ाव होता है, ये अखंड भारत, भारत से कभी यूपी अलग नहीं हो सकता, कभी राजस्थान अलग नहीं हो सकता, कभी बिहार अलग नहीं हो सकता। ये क्या है दोस्तों, अखंडता है। यानी अखंडता को कोई यहाँ पे खतरा पहुंचाएगा, उसको हम क्या करेंगे, क्या हमारी सेना हाल करेगी, वो आप जानते ही हैं। अगर मान लो आप दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये अखंड भारत है, इसकी अखंडता को कोई छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। यूनिटी का मतलब है साइकोलॉजिकल जुड़ाव, यानी कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके जो मानसिक जुड़ाव हैं, यानी कि जो अंदर के जुड़ाव हैं या संस्कृति के जो जुड़ाव हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एकता कहते हैं। इसके अलावा और जो शब्द आते हैं उन पर थोड़ा और डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे एक शब्द आता है अंगीकृत, अंगीकृत, इसका मतलब है एडॉप्टेड, एडॉप्टेड बोले तो अंगीकृत करना, अपनाना, क्या बोले, अपनाना। एक शब्द आता है इसके अलावा अधिनियमित, अधिनियमित, इसका मतलब होता है लागू करना। क्या मतलब होता है दोस्तों, लागू करना। एक शब्द होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पित, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वयं को समर्पित। क्या मतलब होता है, स्वयं को समर्पित। ये सब थोड़े दोस्तों ध्यान रखने हैं। अब हुआ क्या, जब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एकता अखंडता ये शब्द पढ़ लिए, तो जो अपनी संविधान सभा है, इसमें इसको जो लागू किया गया संविधान को, वो लागू करने की डेट भी कहाँ है दोस्तों, संविधान में है। और वो डेट यहाँ से क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर 1949। इतना तो दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन कभी कभी दोस्तों हिंदी में जो विक्रम संवत है वहां से क्वेश्चन आता है, उस डेट को आप जरूर ध्यान रखना। तिथि, मिति, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मिति, मार्ग, शीश, शुक्ल, सप्तमी, संवत, 2006 विक्रमी। के एतत् द्वारा, के एतत् द्वारा हम संविधान को, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ ये संविधान की जो प्रस्तावना पड़ी गई, इसको मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक SSSR राष्ट्र बनाएंगे, जिससे भारत के लोगों को न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी और क्या मिलेगा दोस्तों, स्वतंत्रता मिलेगी। लोग भाईचारे के साथ, बंधुत्व के साथ, एकता और जो अखंडता है इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। और क्या होगा दोस्तों कि इस संविधान को हम 26 नवंबर या हिंदी में बोले तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक एडॉप्टेड का मतलब क्या बताया था मैंने, अंगीकृत करना। अधिनियमित का बोले तो इनएक्टमेंट,
लागू करना, आत्मसमर्पित का मतलब स्वयं को समर्पित करते हैं। ये बातें दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रस्तावना संविधान का है भाग है या नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन हेडिंग डाल रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो केस ध्यान रखने हैं। कितने केस दोस्तों ध्यान रखने हैं? दो केस। पहला केस जो चला था वो है 1960 का, बेरूबारी, बेरूबारी बनाम या वर्सेज भारत संघ, भारत संघ। तो इसमें दोस्तों पूछा गया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं है, तो यहाँ कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये जो वेरूवारी है ये एक जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से और जो पूर्वी पाकिस्तान, आज की डेट में देखें तो बांग्लादेश, इससे विवाद हो गया था। उस समय ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहाँ पे पूछा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो यहाँ कहा गया दोस्तों इस केस में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे दोस्तों क्या हुआ, आगे देखते हैं। दूसरा केस ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो केस है 24 अप्रैल 1973, ये जो केस गया ये किस नाम से गया? तो केशवानंद भारती, केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ, भारत संघ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, यानी कि जो यहाँ पे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यहाँ 13 न्यायाधीशों की जो जज ये कमेटी है, कितने न्यायाधीश हैं? 13 न्यायाधीश। ये जो 13 न्यायाधीशों की जो टीम है दोस्तों, ये जो कमेटी गठित की गई है, इसने इस वाले फैसले को बिल्कुल ही बदल दिया और इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया दोस्तों, यू टर्न ले लिया। और इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो वर्तमान में पूछे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो क्या कहोगे दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरी बात सुनो दोस्तों, इतना ही नहीं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और क्या क्या कह दिया उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो क्या क्या कहा गया? इन्होंने कहा ये भाग ही नहीं है, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग इसने माना। क्या माना? संविधान का, संविधान का महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण भाग। क्या माना? महत्वपूर्ण भाग माना। और यहीं पर दोस्तों इस केस में एक सिद्धांत दिया गया, इस केस में केशवानंद भारती में एक सिद्धांत दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ढांचे का सिद्धांत। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना है 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाले केस में दिया गया है। मूलभूत ढांचा क्या है दोस्तों, इसको समझिए। यानी कि संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन अगर कर दें कि जिससे संविधान का अर्थ ही बदल जाए, जो प्रस्तावना में जो बातें दे रखी हैं उनका ही अर्थ बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मूलभूत ढांचा कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर हम बताते रहेंगे कि मूलभूत ढांचा क्या होता है। यानी कि अभी आप इतना ही समझिए कि मूलभूत ढांचा ऐसा ढांचा जिस पर संविधान निर्भर करता है, अगर वो बदल गया तो संविधान ही बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, जो लिखना था वो लिख दिया। अब आप सुनिए, यहाँ पे ये था दोस्तों कि पहला केस जो गया वो बेरूबारी बनाम भारत संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हुआ क्या? दोबारा फिर रिट पड़ी, केशवानंद
भारतीय बनाम भारत संघ के नाम से ये यहाँ 24 अप्रैल 1973 को फैसला निकल के आएगा। और यहाँ पे लोगों ने तर्क रखे दोस्तों कि एक बात बताइए कि जितने भी संविधान जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने किसी ने संविधान की आत्मा कहा, किसी ने संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना, किसी ने संविधान की कुंजी कहा, किसी ने संविधान का दर्पण कहा, किसी ने संविधान का हृदय कहा, दिल कहा। जब इतना लोग जो संविधान बनाने वाले कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह रहा है कि ये संविधान का भाग नहीं है? तो इस केस में जो 13 जज की न्यायाधीशों की जो पीठ बैठी है, उसने ये माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं बल्कि उसका आंतरिक भाग है। क्या माना दोस्तों? यहाँ जो महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण या फिर इसको क्या माना दोस्तों? आंतरिक भाग है। आंतरिक का मतलब जैसे आत्मा है दोस्तों, वो शरीर के अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन भाग 1, 2 के अंतर्गत, जैसे भाग 1 में आप देखोगे जो राज्य क्षेत्र हैं, 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार हैं, तो उन भागों में भले ही ना हो, भले ही ये अदृश्य हो, लेकिन ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। और ये भाग ही नहीं दोस्तों, आंतरिक भाग इसको माना और कहा इस केस में कि इसमें भी संशोधन हो सकते हैं, और जो संशोधन यहाँ पे जो होंगे वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत हो सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पे दोस्तों बात मैं बाद में करूंगा। इस प्रक्रिया के तहत इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का ध्यान रखा जाए, ये मूलभूत जो ढांचा है ये परिवर्तित ना हो जाए, ये इस केस में कहा गया। अब जैसे ही 1973 में ये इसने कहा कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो दोस्तों हमने क्या किया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या कर दिया? 1976 में प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। और संशोधन करके हमने कितने शब्दों को जोड़ा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है 3 नए शब्द जोड़े गए। और ये 3 नए शब्द कौन से थे दोस्तों? तो एक तो अखंडता मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बताया? समाजवादी बताया था, और तीसरा दोस्तों क्या बताया था? पंथ निरपेक्ष बताया था। क्या बताया था दोस्तों? पंथ निरपेक्ष बताया था। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आज इस टॉपिक को दोस्तों हम यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।